नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पराली जलाने की समस्या का समाधान है हैप्पी सीडर यंत्र। बदलते मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन। किसानों को खेती बाड़ी में कई तरह के कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों को कृषि यंत्रों से आसान बनाया जाता है। इससे किसानों का काफी समय भी बचता है। आज के समय में किसानों के लिए विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आजकल जो अभी सबसे ज़्यादा गंभीर जो समस्या चल रही है वो है पराली को जलाना। हमारे उत्तरी भारत में इसमें किसान भाई क्या कर रहे हैं, आजकल पराली को जला रहे हैं और ये इससे वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 600 से भी ऊपर पहुंच गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। जो कीट मित्र है वो ख़त्म होने के साथ साथ ही जो सोइल की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी डिक्रीज होती है। किसान से जब बात करते हैं, किसान बोलते हैं कि पराली को हम जलाएं नहीं तो क्या करें। तो इसी तकनीक पर हम 6 साल से काम करने के बाद में ये निकाल कर लाए हैं कि आपको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसी तकनीकियां हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट जिसको तकनीकी कहते हैं, वो आप उसका प्रयोग करो और जिससे पराली को जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में आप अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति भी काफ़ी बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए हमने 2 जो तकनीकी तैयार की है। पहला है जो इस सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंबाइन के पीछे एक ऐसा यंत्र लगाया जाता है जिसके माध्यम से पराली के छोटे छोटे टुकड़े करने के साथ साथ में फैलाने का काम भी करती है। वह पराली वो वहाँ पर यदि एसएमएस कंबाइन के पीछे लगा देते हैं तो 50% हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है। किसान को पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है कि किसान जो पराली को है ज़मीन में मिला दे, पलट कर, वो हैरो से मिलाओ, दूसरे जो अब कई उपकरण हैं आजकल। दूसरा हमारा जो मुख्य आजकल मशीन है वो है हैप्पी सीडर। एक ये ऐसी मशीन है, रोटरी ड्रिल का ये रूपांतरण किया गया है, जिसमें जो ब्लेड जो आगे टाइन्स होती है उसके फ्लेल्स लगी होती है, जो गेहूं की सीधी बिजाई करती है। साथ में पराली के छोटे टुकड़े करके गेहूं की दोनों पंक्तियों के बीच में पराली को फिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि खेत को बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे को सीधे धान को काटने के बाद में सीधे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है। हैप्पी सीडर फसल कटाई उपरांत काम आने वाला एक कृषि यंत्र है। इसकी उपयोगिता खासकर धान की कटाई के तुरंत बाद आती है। इस दौरान अगर आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो फिर आपको धान की पराली जलाने की जरूरत नहीं होती। इसमें आगे की ओर एक रोटवेटर यूनिट लगा होता है, जिसकी सहायता से मिट्टी की पंक्ति में जुताई करके सीड बेड तैयार करने में मदद मिलती है। इसकी सहायता से कम समय और कम लागत में गेहूं की आसानी से बुआई हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेकर 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। हैप्पी सीडर मशीन एक तरफ धान की डंठलों के ऊपरी भागों को काटकर हटाती है और साथ साथ कतारों में गेहूं की बुआई भी करती जाती है। साथ ही धान के शेष अवशेषों को खेतों में छोटे छोटे टुकड़े करके दबा देती है और इस तरह गेहूं की बुआई समय से होती है और धान के अवशेषों से खेत ढका होने से नमी बनी रहती है एवं बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। आज विभिन्न कंपनियों के हैप्पी सीडर यंत्र उपलब्ध हैं। हैप्पी सीडर यंत्र खरीदने के लिए किसानों को शासन द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जो ये तकनीकी है हैप्पी सीडर वाली, इसके माध्यम से किसान पराली को सोइल की सतह पर रख सकता है। साथ ही साथ में किसान अपना 15 से 20% खर्चा बचा सकता है। मैं ये कहूँगा कि किसान लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये
पर एकड़ के हिसाब से खर्चा बचा सकता है। साथ ही साथ जो 15 से 20 दिन का जो समय मिलता है पराली संवारने का, इस मशीन के द्वारा पराली को बिना आग लगाए किसान अपने खेत में ही रखकर गेहूं की बिजाई कर सकता है, जिससे उसे जो पानी लगाते हैं हम धान के काटने के बाद में, वो पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये मशीन जो है किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो रही है। इस मशीन से यदि जिसने गेहूं की बिजाई कर ली है, उसके खेत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि 15 से 20% की उपज है उन्होंने बढ़ा ली है। वो सिर्फ गेहूं में ही नहीं बढ़ाई है, उनके खेत की जो है इतनी क्षमता बढ़ गई है कि वो जीरी के समय जो धान है उसमें भी उन्होंने 2 से 3 क्विंटल का इजाफा किया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मशीन के द्वारा यदि एक बार आप लगाओगे तो अपने आप आपको ये मशीन अपनी तरफ खींच के लेके आएगी। गेहूं बीजने की मशीन हैप्पी सीडर गेहूं की खेती के तरीके में बदलाव का क्रांतिकारी कदम है। हैप्पी सीडर से बिजाई करने वाले और अन्य सभी किसानों के खेतों में गेहूं की पैदावार उन किसानों से कहीं अधिक हुई है जिन्होंने अपने खेतों में धान की पराली जलाने के बाद गेहूं की बिजाई की। हैप्पी सीडर के उपयोग से खेती की लागत भी कम आती है। हैप्पी सीडर से बुआई करने के फायदे: पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत को तैयार नहीं करना पड़ता, खेत को पलेवा नहीं करना पड़ता, एक साथ खाद बीजों की बुआई, कम समय में आसानी से बुआई, खरपतवारों की कम समस्या, सिंचाई जल की बचत, लागत कम लगती है, पैदावार अच्छी मिलती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पर्यावरण के साथ साथ में खेत की उपज है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ में उत्पादन। तो इसीलिए हैप्पी सीडर नाम दिया गया है ताकि ये किसान को भी हैप्पी रख सके, हमारे वातावरण है उसको भी हैप्पी रख सके, हमारे किसान की जेब में जो है उसका इजाफा है वो हमारे किसान भाई कर सके। पिछले साल जिस किसान ने यदि 2 से 3 एकड़ की है, वो किसान आज पूरे के पूरे जिसके पास उतनी जितनी ज़मीन है उस सारी पर ये इस मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो इसका रुझान पिछले 1-2 सालों की बजाय पिछले 3-4 सालों में इसका काफ़ी रुझान बढ़ा है, लोग आकर्षित हुए हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे इनको अच्छी आमदनी भी होती है। इसका लाभ आगे भी मिलता रहे, इसके लिए पशुपालन व्यवसाय में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। पशुपालक साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की। बकरी पालन, जैसा आपको मालूम है कि यह महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यह गरीबों की गाय है। ये बहुत ही कम लागत में शुरू किया जाने वाला व्यवसाय है और बहुत अच्छी हमारे पशुपालक साथियों को आय का साधन हो सकता है। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा बकरी के बच्चे प्रभावित होते हैं, इसलिए इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दें। साथ ही बकरियों को भी ठंड से बचाने के लिए बताए जा रहे उपायों को अपनाएं, जो कि इस प्रकार है। ठंड में खासतौर से बकरियों में भी जिस तरह से बाकी जानवरों में बचाव करते हैं अत्यधिक ठंड का, उसी तरह से बकरियों में भी हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। जो खिड़कियां होती हैं, जहां शेड है, उसमें आपको बाकायदे मोटे पर्दे टांगने पड़ेंगे ताकि उसमें सीधे शीत लहर उन तक ना पहुंच पाए। अगर बहुत आवश्यकता है तो अंदर हीटर की भी व्यवस्था की जा सकती है। साथ में नीचे बिछावन भी रख सकते हैं ताकि बकरियां जो है ठंडक महसूस करने पर उसमें बैठ पाएँ। किंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि गीला ना होने पाए। गीलापन होने से और अगर बकरियां उसमें बैठेंगी बार बार तो उसमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यूँ तो बकरियां जो हैं अधिकतर ग्रीन ग्रास चर के खाती हैं, जो झाड़ झंकाड़ हैं, कटीली झाड़ियों वाली हरी पत्तियां। लेकिन अगर आप बकरियों को अपने शेड में ही रख के पालना चाहते हैं तो रेडीमेड फीड भी उपलब्ध है। तो जब हम बात करते हैं फीड की, तो 4 भागों में मुख्य रूप से फीड अलग अलग कैटेगरीज के लिए बांटा जाता है। एक तो बेबी गोट, जो छोटे किड्स होते हैं उनके लिए। दूसरा होता है डेयरी गोट, जो आप दूध उत्पादन के लिए। फिर उसके बाद होता है मीट गोट, जो मांस उत्पादन के लिए पाली जा रही हैं। और चौथा होता है प्रेग्नेंट गोट्स, है ना। तो चना, मक्के और गेहूं का टुकड़ा, सीसम केक, आटा या चोकर बोल सकते हैं,
मिनरल और साल्ट, ये चीज़ों को अगर वो करें तो चना बेबी गोट में जहाँ हम प्रतिशत में बात करें तो 20%, डेयरी गोट में 15% और मीट गोट में 20% दिया जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट में चना बढ़ा के 50% तक दिया जाता है। इसी तरह से जो मक्का या गेहूं का टुकड़ा जो होता है वो 22% बेबी गोट में, 37% डेयरी गोट में, मीट गोट में 23% और 20% प्रेग्नेंट गोट में। सीसम केक जो है 35, 25, 30 और 20 के अनुपात में दिया जाता है। और इसी तरह से जब आटा और या चोकर 20% हम जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी गोट और मिल्क गोट और 24% मीट गोट में, और प्रेग्नेंट में कम करके 7% देते हैं। लेकिन मिनरल मिक्सचर जो है सभी में 2.5% देंगे और साल्ट जो है लगभग 0.5% सभी को समान रूप से देंगे। इस तरह से हम फीड शेड्यूल बना के दिन में से कम 2 से 3 बार हमको गोट्स को देना है। कोशिश करें ठंड में कि जैसे ही शाम हो उसके बाद, ताकि उनमें अपने आप में खाने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है तो वो उनको अपने आप में गर्म रखने में सहायक हो। तो शाम को थोड़ा लेट और सुबह थोड़ा सा जल्दी, तो इस तरह से फीडिंग दें। और दोपहर में एक खुराक दोपहर में दिया जा सकता है। साफ पानी, संतुलित आहार अगर हम बकरियों को देंगे तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता का हम निखार और विकास कर पाएंगे। बकरियों में बीमारियां भी बहुत व्यापक तौर से कभी कभी आती हैं, तो हमको मूलभूत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साफ़ सफाई का, इनका समय समय पर पूरे सेट की सफाई, इनका जो यूरिन कलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, गीलापन अंदर नहीं होना चाहिए, और बीट का समुचित निष्पादन। इसके अलावा बकरियों को ताज़ा एवं साफ पानी पीने को दें। बकरियों को हरी घास के साथ प्रोटीन युक्त दाना मिश्रण भी खिलाएं और बकरियों के नवजात बच्चों को खीस अवश्य पिलाएं। इससे उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके बावजूद भी अगर बकरियां किसी बीमारी की चपेट में आ जाएं, तो उन्हें योग्य पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। इसके अतिरिक्त हमको समय समय पर उनका डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा। पेट में कीड़े मारने की दवा देना शुरू करेंगे हम जब जो किड है, बकरी का बच्चा है, 15 दिन का हो जाता है, तब से शुरू करते हैं। हर 15 दिन में देते हैं 3 महीने की उम्र तक, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक 1-1 महीने में, और 6 महीने के बाद उसको हर दूसरे या तीसरे महीने कृमिनाशक दवाओं के माध्यम से बकरियों को कृमि मुक्त करते रहते हैं। और टीकाकरण, खासतौर से इनकी जो बीमारियां होती हैं PPR, FMD और एंथ्रेक्स, इन तीनों बीमारियों के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बकरियां जो हैं PPR से मरती हैं। तो जैसे ही बकरी का बच्चा 5 महीने का हुआ उसमें PPR का वैक्सीन कर दें। FMD का टीकाकरण जो है साल में 2 बार होता है, और बरसात के पहले एंथ्रेक्स का टीकाकरण अवश्य कर लें, ताकि हम इन बकरियों के जो बीमारियां हैं उनमें आने के पहले उनको रोका जा सके। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में रात और दिन के तापमान में वृद्धि होने, कम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ कम गति की हवाएं चलने, आसमान साफ रहने और वर्षा नहीं होने का अनुमान है। मौसम की वर्तमान परिस्थितियां समय पर बोई गई सरसों, चना और अन्य रबी की फसलों में जल मांग बढ़ा सकती हैं, इसलिए खेत में लगातार निगरानी रखें और मिलानी लक्षण प्रकट होते ही सिंचाई जरूर करें। सरसों में पहली सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद करें। बाकी बची यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग करें। चने की 40 दिन की फसल पर प्रथम सिंचाई करें। फसल में दीमक का प्रकोप होने पर 4 लीटर क्लोरोपाइरीफास दवा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ दें। सरसों के खेत में लगातार निगरानी रखें, जिससे कीट व्याधि का प्रकोप होने पर पता चल सके। वातावरण में नमी रहने पर सरसों में आरा मक्खी व बगराडा कीट का प्रकोप हो सकता है।
इन दोनों ही कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 25 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। बेर में फल बनने का समय है, इसलिए वृक्ष में भारी सिंचाई न करें। फल का आकार मटर के दाने जितना होने पर मोनोक्रोटोफास 30 SL दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और 21 दिन के अंतराल पर इस दवा का दोबारा छिड़काव करें। बरसीम और रिचका अधिक खाने में पशुओं में अफरा रोग हो सकता है। इससे बचाने के लिए हरे चारे के साथ गेहूं का सूखा भूसा या बाजरे का सूखा भूसा मिलाकर पशुओं को आहार में दें। अनाज का भंडारण 8% या इससे कम नमी पर करें। पुराने बारदाने को धूप में सुखाकर काम में लें। ध्यान रहे गोदाम में कहीं दरार ना हो। दरार हो तो उसे अच्छी तरह से सीमेंट या मिट्टी से भर दें। इसके बाद ही अनाज का भंडारण करें। गोदाम को 3 ग्राम सेल्फॉस से प्रति 200 घन फुट की दर से ध्रुमित करें और कमरे को वायु रोधित कर दें। इससे चूहों का आक्रमण कम होगा। गोदाम को चूहों से सुरक्षित रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम टड़वा, जिला सिरोही के कृषक कृष्ण मुरारी ने। आप ईसबगोल की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृष्ण मुरारी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो सीजन है उसमें कुछ औषधीय फसलों की खेती इस समय काफ़ी जोर है कि औषधियों की खेती करके किसान भाई एक तो अपनी फसल की विविधता तैयार करके घाटे को कम कर सकते हैं। दूसरा, औषधीय फसलों का जो मार्केट होता है वो कैश का मार्केट होता है, तो उसकी खेती से किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे ईसबगोल। ईसबगोल एक ऐसी फसल है जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मांग है। इसका जो वैरायटी हैं वो गुजरात से, गुजरात ईसबगोल 1, 2, 3, जवाहर ईसबगोल 3 और कमर्शियली यही ज़्यादा काम में आती है। इसका उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, यह ईसबगोल का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करें आज हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी खेती कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए इसका भी अनुमान लगा लें। जिस समय उसके दाने बन जाते हैं और पक जाते हैं उस समय अगर ज़्यादा ओस भी गिर गई तो इसके सारे दाने बिखर के खेत में ही रह जाते हैं। इसलिए इसकी खेती उन जगहों में नहीं की जाती जहाँ पर मावठा फरवरी मार्च में गिरता है। तो पहली चीज़ तो खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों, इसके बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसका जो खेत तैयार करते हैं उसकी जो टिल्थ होती है बहुत महीन होनी चाहिए। अच्छा बारीक खेत होना चाहिए, ढेले वाला नहीं होना चाहिए और भुरभुरा होना चाहिए, ताकि इसका जर्मिनेशन अच्छा हो और फसल अच्छी तैयार हो। तो खेत की तैयारी के लिए आप ज़मीन को अच्छी तरह से जुताई करके 2 बार और उसके बाद उसमें डिस्क चला के ज़मीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें। और डिस्क चलाने के पहले उसमें 10 से 12 टन गोबर की खाद सड़ी हुई उसमें खेत में मिला देते हैं, जिससे कि खेत में अच्छी तरह से मिल जाए। रासायनिक उर्वरक को भी आपको लगभग 40 से 50 किलो DAP अंतिम जुताई के समय उसको खेत में मिला देने से आपको बाद में उसके फर्टिलाइज़र की समस्या नहीं रहती है। वैसे इसका जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उसके लिए इसका रिस्पांस अच्छा है। तो अगर आप सिंचित उसमें अच्छे से इसको कर रहे हैं तो लगभग 50 किलो यूरिया, जब खेत में ये फसल 35-40 दिन की हो जाती है उस समय इसको पानी देने के बाद इसको ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, तो इसका उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, औषधीय फसल ईसबगोल के अधिक उत्पादन के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कर फसल का प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब आपकी बुआई के लिए इसको बुआई के पहले बीजोपचार कैसे करें। इसके जो बीज होते हैं इसके ऊपर जो भूसी होती है
वो बहुत ज़्यादा पानी के प्रति संवेदनशील होती है। और अगर इसमें पानी मिलाकर अगर आप बीजोपचार करते हैं तो आप ये समझ लें कि उसकी लुगदी बनने में टाइम नहीं लगेगा, बोने लायक आपका बीज रहेगा नहीं। तो इसलिए इसकी सूखा बीजोपचार करते हैं, जिसमें बावस्टिन को 3 से 4 ग्राम या थायरम दोनों को मिला के 2-2 ग्राम और उसको प्रति किलो के मान से मिलाकर और उसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं और उसके बाद इसकी सीधे सीधे बुआई कर देते हैं। इसके बाद इसका जो बीज दर होती है, बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से। इससे ज़्यादा अगर आप बीज डालेंगे तो पौधे बहुत घने हो जाते हैं और उनमें टिलरिंग नहीं हो पाती है, उनके नए नए कल्ले नहीं फूट पाते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। बुआई के लिए आमतौर पर इसको ड्रिल से ना करके इसको हाथ से ही इसकी बुआई करते हैं। पर अगर लाइन से बुआई करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें निदाई गुड़ाई में आसानी होती है, पानी देने में आसानी होती है और हम उसको जान पाते हैं कि इसका खरपतवार कहाँ है और फसल कहाँ है। तो उसको आप सीड ड्रिल से करें तो बेहतर होगा। एक सावधानी और रखते हैं कि इसका जो जब बोते हैं तो आपकी एक कतार से दूसरे कतार के बीच में 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करके आप उसको सीड ड्रिल में लगाते हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। बाकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें मेंटेन नहीं कर सकते आप, इसीलिए 4 से 5 किलो बीज दर रखते हैं ताकि इसमें ज़्यादा घना ना होने पाए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।